तो अब हम जो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई होप सो जो लास्ट आपका लेक्चर था वो था लिस्ट पे, और सब कुछ टिप्स मैंने आपको बताई होंगी लिस्ट की। लिस्ट क्या है, लिस्ट क्रिएट कैसे होती है, देन फिर हमने उस कुछ स्पेसिफिकेशन देखी थी कि लिस्ट में क्या क्या कर सकते हैं। देखा था ऑर्डरेबल है, चेंजेबल है, मतलब उसमें आप डुप्लीकेशन रोज भी लगा सकते हैं। फिर उसके अगेंस्ट हमने उसके साथ उसके डिफरेंशिएट दूसरे उसके जो हमारे पास क्या थे आइटम्स को स्टोर करना था हमने, उसके जो डिफरेंट थे जैसे कि टप्पल डिक्शनरी और सेट्स थी, भी हमने उसको भी एक लिटिल ओवरव्यू लिया था। अब हम जो लिस्ट को जरा डिटेल में पढ़ेंगे कि जो लिस्ट में चीजें हैं उसमें हमने लिस्ट तो बना लिया, अब हमने उसको मॉडिफाई कैसे करना है। हमने तो उसको बता दिया ऑर्डरेबल है, चेंजेबल है, डुप्लीकेटेबल भी है, तो कैसे है हमें कैसे पता चलेगा। वहां पर तो मैंने जैसे आपको एक ओवरव्यू कलामी जुबानी सुना दिया, आपको वैसे व्यू कर दिया कि दैट्स अ पॉइंट। बट अगर हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है, आपने लिस्ट क्रिएट कर ली। आफ्टर क्रिएटिंग योर लिस्ट, देन हाउ यू कैन एक्सेस योर लिस्ट आइटम्स। आप लिस्ट के आइटम्स को आप कैसे, उसके जो मेंबर्स आपने बनाए हैं उसके अंदर डाटा स्टोर करवाया आपने, उसको कैसे एक्सेस करेंगे। अब एक्सेस का जो है वो लिस्ट के जितने भी आइटम्स होते हैं वो आपके इंडेक्स पे स्टोर होते हैं। वो मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि जो लिस्ट की स्टोरिंग डाटा है, जो डाटा स्ट्रक्चर है वो एरेज डाटा स्ट्रक्चर पे है। क्योंकि एरेज में जैसे डाटा स्टोर होता है इसी तरीके से हमारी लिस्ट में होता है, और बिल्कुल सेम जैसे हमारे पास एरे वर्क करती है कि इंडेक्सेस पे 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, सेम लाइक लिस्ट भी हमारे पास हमारे साथ ऐसे वर्क करती है। तो इसके जो इंडेक्सेस पे जिसके डाटा होता है वो हम सेव किया, तो इसी के इंडेक्स से हमने डाटा को क्या करना होता है, एक्सेस करना, तब उसका रेफरेंस देना होता है। वो इंडेक्स का नंबर देंगे, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, हम उसको एक्सेस कर लेंगे। द फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि प्रिंट द सेकंड आइटम ऑफ द लिस्ट। हमने कौन सा प्रिंट करवाना है, सेकंड आइटम बताना है कि जो हमने लिस्ट क्रिएट की है, कोई भी लिस्ट आप क्रिएट लिस्ट आपने उसका सेकंड आइटम को क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो आपने कोई भी वेरिएबल लेके अपनी जो है लिस्ट को क्रिएट किया, आप कुछ भी इसमें रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी के आपने क्या करना है इसमें। आपने जिस टाइप का मर्जी डाटा रख दिया, उसके बाद आपने सेकंड टाइप को लेना है, आपने सेकंड टाइप को लेना है। तो फर्स्ट जो आपका डाटा होगा वो जो इंडेक्स पे सेव होगा वो 0 इंडेक्स होगी। एप्पल 0 इंडेक्स पे है, बनाना 1 पे है, चेरी 2 पे है। बट आपने क्या क्या कहा है कि सेकंड आइटम को, तो सेकंड आइटम हमारी लिस्ट में क्या है, बनाना है। वो इंडेक्स का नंबर है, चेरी जिस इंडेक्स के नंबर पे सेव है वो हमारे पास थर्ड है। बट लिस्ट में अगर हम सेकंड को देखें तो वो हमारे पास बनाना पड़ेगा। तो सो हमने जो उसको क्या कहते हैं, हमने जिसको प्रिंट करवाना है जो उनसा नंबर, तो हमने उसका इंडेक्स नंबर कौन सा दिया, 1। देन आफ्टर हमारे स्क्रीन पे वो कौन सा शो करवा देगा, बनाना को शो कर देगा। ये है इसका एक्सेस करने का। अगर आपने इस लिस्ट को एक्सेस करना हो तो कैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। आपने तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग से पॉजिटिव वे में कर दिया, जो कि आपका वे है लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट टू राइट आपने कोई भी प्रिंट करवाना है। लेकिन अगर वही काम आप नेगेटिव इंडेक्सिंग में कर रहे हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब होगा कि आप उल्टी सीरीज से शुरू कर रहे हैं, जैसे कि राइट टू लेफ्ट, नीचे से ऊपर की तरफ। अब वहां पर जो भी आप उसको रेफर करेंगे, आपने जो भी उसको नेगेटिव इंडेक्सिंग दी होगी वो उसको प्रिंट कर देगा। लाइक व्हेन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर उसने -1 को दिया है। देखिए -1 यहाँ पे अगर हम राइट टू, क्योंकि हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज की है, तो अब हमने कहाँ से मूव करना है, राइट टू लेफ्ट मूव करना है। तो सो चेरी 0 इंडेक्स पे, बनाना -1 पे, एप्पल -2 पे। सो यहाँ पे हमने कौन सा प्रिंट करवाना है, -1 का इंडेक्स। तो -1 के इंडेक्स पे कौन सा प्रिंट इस टाइम हमारे पास वैल्यू स्टोर है, वो है हमारी बनाना। बोथ ऑफ वे में आप लिस्ट में आप डाटा को प्रिंट भी करवा सकते हैं और डाटा को आप नेगेटिव इंडेक्सिंग में भी लिख सकते हैं। अगर आपने टॉप टू बॉटम आना है देन आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज करेंगे, अगर आपने बॉटम टू टॉप जाना है तो आपने नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो यूज करेंगे। यहाँ पर आपकी लिस्ट यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स की थी, सॉरी 3 स्ट्रिंग लिस्ट जो थी वो 3 स्ट्रिंग्स पे थी। अब इसके अलावा बहुत सारी और भी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, इसी लिस्ट को बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, वो 100 ऑफ आइटम्स इसमें स्टोर हो सकते हैं। लेकिन वहां पर भी हमें कैसे पता चलेगा, तो हमने वहां पर यही देखना है कि आपके जो भी आइटम्स आपके स्टोर हुए हैं वो आपके 0 इंडेक्स पे स्टार्ट होते हैं और अप टू ऑन जाते हैं। तो आपकी मर्जी है आपने कौन सा इंडेक्स आइटम कौन सा स्टोर प्रिंट करवाना है। आपको नहीं याद तो आप उसको लिखेंगे, जैसे आप उसने इसका इंडेक्स नंबर देना है, देन आपके पास वो जो भी वहां पर लिखा होगा, आपको नहीं पता आपने क्या लिखा था, बट जो भी वहां पर लिखा होगा आपके प्रिंट पे आपकी जो स्क्रीन होगी वहां पर आपको विजिबल हो जाएगा और आपको शो कर देगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे दूँ तो ये डेटाबेस की मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ उसमें, क्योंकि डेटाबेस ऑलवेज हर जगह पे यूज होती है। वो आप कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर है, आप कहीं पे डेटाबेस एम्प्लॉयर वर्क कर रहे हैं, आपके बैंकिंग सेक्टर है, इवन दैट आप कि जो मोबाइल हमारे पास हम पीटी की यूज कर रहे हैं, सिम्स यूज कर रहे हैं हमारे पास जो भी है हमारे कम्युनिकेशन के लिए, जैस जॉब के लिए, तो इसमें हमारे पास पूरी एक डेटाबेस वर्क कर रही है। उसमें भी डेटाबेस में हमारे पास इतना डाटा स्टोर है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस नंबर को निकाला है, तो हमने उस नंबर का रेफरेंस देना होता है। उस नंबर के रेफरेंस से हमें और चीजें मिल जाती है। इस तरीके से अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो हजारों एम्प्लॉयज जो है वो उनका जो है वो बैंक अकाउंट ओपन है और हर अकाउंट की डिफरेंट डिटेल्स होती है, तो जस्ट हम उनका रेफरेंस कर देते हैं, अकाउंट नंबर देते हैं। सो यही ऐसे ही जो हमारे पास लिस्ट में काम होता है, या हमारे कंप्यूटर साइंस की फील्ड में अगर इसको इंटरनली हम देखते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर कैसे वर्क करती है और कैसे हमें शो करवाती है, तो वो इनकी इंडेक्सिंग के बेस पर होती है। और जिस स्टूडेंट को इंडेक्स की समझ आ जाती है वो एक हार्डवेयर टूल को डिजाइन कर सकता है, क्योंकि सारा काम जो भी अपने काम करता है वो अपने इंडेक्स पे करना होता है। आपने उसको कैरी करना है, आपने रैम में भेजना है, आपने सीपीयू में लोड करवाना है, फिर आपने उसकी प्रोसेसिंग करवानी है। सेम लाइक जो प्रोसेस होता है वो इसी तरीके से होता है। तो जो भी आपका डेटा स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर होता है उसको एक्सेस करते हैं, वो आपकी इंडेक्सिंग पे होता है। और इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है अप टू इन्फिनिटी तक जाती है, जहां पर आपने डेटा स्टोर किया होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंज ऑफ इंडेक्सेस का। हमने इंडेक्सेस की रेंज कैसे देनी होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपसे जैसे बताया कि वहां पर तो चलो तीन आइटम्स को मैंने स्टोर किया, अगर थाउजेंड्स ऑफ हो तो अगर हमने रेंज चेक करनी है कि इस रेंज के दरमियान कहाँ कहाँ पर कौन सा डाटा लिखा है हमने, कौन सी स्ट्रिंग है, कौन सी वैल्यू है, तो हमें कैसे पता चलेंगे। तो वहां पर हमें उसकी क्या देनी है, रेंज देनी है। यू हैव क्रिएट योर वन लिस्ट। आप अपनी लिस्ट को क्रिएट कर लें। मैंने जस्ट यहाँ पर एक स्ट्रिंग की टाइप दी हुई है, आप अपने कुछ भी टाइप दे सकते हैं। वहां पर टाइप देने के बाद अनलिमिटेड कुछ टाइप से दें, देन उसके बाद आपने अपनी कुछ रेंज देनी है। अब जो आपने रेंज देनी है वो आपकी मर्जी है, आप 2 to 5 दे दें, 4 to 5 दे दें, 1 to 100 दे दें, जहां तक आपकी रेंज आ रही है, जहां तक आपने अपनी लिस्ट को क्रिएट किया है, जितने अंदर उसके आइटम्स हैं। अब आपने उसमें उसके अंदर से इस रेंज की वैल्यूज को निकालना है 2 से 5 तक। तो 2 से 5 तक वर्क कैसे करेगा, ये इस तरीके से वर्क करेगा। इंडेक्स 2 से स्टार्ट होगा, जो 2 पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर गौर कर लें, एप्पल 0, बनाना 1, चेरी 2, ऑरेंज 3, कीवी 4, मेलन 5 एंड मैंगो इज एट 6। यहाँ पे 7 इंडेक्सेस होंगे हमारे पास। तो अगर 2 to 5 रेंज दी है हमने, तो 2 लाजमी इंक्लूड होगा। जो फर्स्ट रेंज है आपके वो इंक्लूड होगा, मींस दैट चेरी मस्ट बी इंक्लूड, चेरी इंक्लूड हो गया। और एंड कहाँ पे होगा, 5 पे होगा। 2, 3, 4, 5, बट 5 मेलॉन, इसमें हमारे पास जो मेलॉन है वो इस पे इंक्लूड नहीं होगा। जो फर्स्ट रेंज होती है उसका जो भी स्ट्रिंग डाटा टाइप हो, जो भी अपने डाटा लिखा है वो उसमें क्या होती है, इंक्लूड होती है। लेकिन जो लास्ट रेंज जहां पर एंड होती है वो आपके पास क्या होती है, वो इंक्लूड नहीं होती। जस्ट उसमें कौन सी आएंगे आपके पास, 2, 3 एंड 4। और ये जो तीनों आपने जो भी इसमें डाटा स्टोर किया हुआ है आपके पास एज इट आपके पास आपके प्रिंट में, आपकी स्क्रीन पर सॉरी प्रिंट हो जाए। तो ये है रेंज ऑफ इंडेक्सेस की। इंडेक्सेस की रेंज कैसे देनी है। यहाँ पर 2 to 5 दी है, आप 1 to 5 कर ले, 1 to 3 कर ले, 4 to 5 कर ले। आप जिस इंडेक्सेस को जिस तरीके से जिस रेंज में यूज करेंगे उसका काम यही होगा। और आपने ये याद रखना है कि जो भी फर्स्ट आइटम होगा वो उसकी इंडेक्स क्या होगी, वो 0, क्योंकि एरेस के तौर पे काम करती है, तो एरेस के इंडेक्सेस जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये थी हमारे पास इंडेक्सेस की रेंज। के इंडेक्स में हमने रेंज कैसे देखी, हमने स्पेसिफिक वैल्यूज को उठाना होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है चेक इफ आइटम एग्जिस्ट। हमने ये चेक करना है कि आइदर ये जो हमारे पास आइटम है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। मीन्स दैट कि आपने कुछ ऐसा डाटा लिखा है लेकिन आपको बाद में याद नहीं रहा कि आइदर वो मैंने सेव कर लिया है या नहीं सेव किया। अगर आपने उसकी डुप्लीकेशन से भी बचना है, या पॉइंट ये है कि आपने उसको चेक इट करना है कि क्या जो मैंने ये डाटा लिखा भी था या नहीं लिखा था। अगर लिखा था तो क्या वो वाकई रियली में लिखा हुआ है, मतलब उसकी स्पेसिफिकेशन को आपने वर्थ ही करना है कि वो वाकई में काम हुआ। तो आप उसको चेक करने के लिए उसका सिंपल जो सिनेरियो है वो जस्ट सिंपल ये है कि चेक इफ एप्पल इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। आपने क्या किया कि जस्ट एक आपने इसको एक कोई भी एब्रिविएशन कुछ भी आप इसको यहाँ पे लाइन लिख सकते हैं, चेक इफ एप्पल इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। आपने यहाँ पे इफ एल्स का स्ट्रक्चर लगाया, जो इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर्स में इफ एल्स का स्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इफ एल्स का जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो अब वो कह रहे हैं कि अपने लिस्ट में चेक करना है कि एप्पल प्रेजेंट है या नहीं है। लिस्ट को आपने क्रिएट किया था, आपने उस लिस्ट के बाद उसमें कौन सी सिलेक्शन स्ट्रक्चर लगाया,
इफ एप्पल इन दिस लिस्ट, जो भी लिस्ट का वेरिएबल था आपने उसका नेम लिख दिया। इफ एप्पल इन दिस लिस्ट देन जस्ट प्रिंट यस एप्पल इज इन द फ्रूट लिस्ट। तो जो भी आपका फ्रूट था, जो भी था वो था, तो आप उसको क्या कर दो, प्रिंट करवा दो, यस कर दो। अदरवाइज जो आपकी स्क्रीन होगी वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपको आउटपुट कुछ भी शो नहीं होगा। आपकी लिस्ट में ये एप्पल नहीं लिखा होगा, वो डिजायर्ड आपका डाटा नहीं लिखा होगा, तो उसको कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा। ये सिंपल एक रूल है चेक करने का कि आइटम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, कौन से सिलेक्शन से कर रहा है, वो इफ के कीवर्ड से कर रहा है। कौन सा कीवर्ड है, इफ के कीवर्ड से। जस्ट सिंपल इज दैट कि आप उसको इंग्लिश में लिख के उससे पूछ रहे हैं। अदरवाइज सी जो लैंग्वेज है, अगर मैं आपको उसकी एग्जाम्पल सी प्लस प्लस की, तो बकायदा आपको ऑपरेटर्स यूज करने पड़ते हैं। इफ की सिलेक्शन लगा के ऑपरेटर्स यूज करें, देन कर्ली ब्रेसेस यूज करें, देन जाके आप अपने अगेंस्ट जो भी आपके डाटा आप उसको लिखें, फिर उससे बाहर निकल के एल्स को लगाएं। तो जो पाइथन का बस सिंपल पॉइंट इज दैट कि आपने लिस्ट को क्रिएट किया, उसके बाद आपने इफ की कंडीशन लगाई, जो भी थी आपकी, आपने अपने वेरिएबल को चेंज नहीं करना, जो अपने वेरिएबल लिस्ट का रखा है वो वही होगा। देन आफ्टर दैट अगर तो वो ट्रू हो गई, अगर वो लिस्ट करता हुआ आइटम हमारी लिस्ट के अंदर, देन उसको प्रिंट कर देगा। अदरवाइज वो उसमें उसको कुछ भी नहीं करेगा, वो उसके ब्लैंक हमारे पास जो भी शीट होती है वो ब्लैंक रहेगी। लिस्ट आइटम्स को चेंज कैसे करें, हमने वहां पर देखा था कि हमारे पास वहां पर जब लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था, तो हमारे पास था कि लिस्ट के आइटम्स को लोग चेंज भी कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन चेंज। तो अब अपने चेंज करना, तो उसके कुछ रूल्स हैं, हम कुछ रूल्स को देख लेते हैं। आपने सेकंड आइटम को चेंज करना है, तो याद रखना जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। लिस्ट को क्रिएट किया, उस लिस्ट के वेरिएबल में जिस इंडेक्स पे आपने डाटा चेंज करना है उसका रेफरेंस देना है, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आपने डबल कोटेशन में जो भी आपने वैल्यूज लिखनी है, जो भी आपने उसको असाइन करनी है, आपने उसको लिख देना है। देन आप उसको प्रिंट कर देंगे, तो आपकी जगह बनाना की जगह पे जो आपके पास प्रिंट होगा वो ब्लैक करंट होगा। ब्लैक करंट जो भी है वो आपके पास जो क्या होगा, आई थिंक सो ये वही हमारे पास है कि अगर आपने अपने इंडेक्सेस को चेंज करना है, अगर आपने इंडेक्स के डाटा को चेंज करना है, तो आप उसको क्या कर देंगे, शो कर देंगे। और ये वाली जो एग्जांपल्स दी थी मैंने यहाँ पर, ये इसकी डिफरेंट थी, ये इसमें रेंजेस के साथ थी कि अगर रेंज आप यूज करें तो फिर आपने कैसे करना है। ये मैं आपको रेंज की यहाँ पर दे देती हूँ, क्योंकि ये एक दफा एक्सरसाइज की हुई है मैंने, तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम रेंज की बात देखें, तो रेंज कहाँ तक जाएगी, 1 to 3 तक। अब 1 मतलब ये बनाना से स्टार्ट हो रही है, बनाना, चेरी एंड ऑरेंज, 3 तक है। अब उसने दो वैल्यूज को जस्ट चेंज करना है, ब्लैक करंट और वाटरमेलन को। अब ब्लैक करंट और वाटरमेलन कहाँ पे आएंगी, एक तो बनाना की जगह पे, दूसरी चेरी की जगह पे। बिकॉज हमने लास्ट में आपको कुछ टाइम पहले मैं अभी अब बता के हूँ, जो पहला आपका होगा इंडेक्स वो आपका इंक्लूड होगा, जो लास्ट इंडेक्स होगा वो आपका इंक्लूड नहीं होगा। तो 1 पे क्या था, बनाना था, चेरी पे क्या था, ट्रू था। तो ब्लैक करंट कहाँ पे आ गया, बनाना पे, और वाटरमेलन किसकी जगह पे रिप्लेस हो गया, चेरी पे। इसको हमने चेंज कर दिया। देन आफ्टर जो भी हमारे कीवर्ड्स, जो भी हमने अपना डाटा स्टोर किया, तो वही का वही रह गया, और हमारे पास जो भी प्रिंट थी हमने उस वेरिएबल को, अपने को लिस्ट को प्रिंट कर दिया। और आप देख सकते हैं कि जिसका व्यू है वो इस तरीके से, कि उसने ऑलरेडी जो भी उसके आपने इंडेक्सेस दी थी रेंज में, उसने उसको चेंज कर लिया। अगर आपने इंडेक्सेस की रेंज को करना है, तो सेम एज प्रोसेस होगा। अगर आपने सिंगल वेरिएबल को, सिंगल इंडेक्स को डाटा चेंज करना है, तो वो ये प्रोसेस होगा। ये थी वो रेंज वाली वैल्यूज जो मैंने आपको बताई है कि आपने उसको रेफर करते हुए किस तरीके से बताना। रेंज वैल्यूज दीज आर, अगर रेंज में करना मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज को आपने चेंज करना, तो आपने फिर रेंज देनी है। अगर आपने, आपको चाहिए है कि नहीं, जस्ट सिंपल मैंने एक ही लिस्ट को चेंज करना है, एक ही वेरिएबल को, एक ही डाटा को चेंज करना है, उसमें जो भी मैंने आइटम लिखा हुआ है, तो जस्ट आप उसका जो रूल लगाएंगे, जिसका कोड लिखना होगा आपने, वो जस्ट सिंपल इज दैट भी होगा, क्योंकि आपने उसको रेफरेंस लास्ट में देना है। विदाउट रेफरेंस आप काम नहीं कर सकते, चाहे आपने उसको एक्सेस करना है, चाहे आपने उसको डिलीट करना है, चाहे आपने उसको अपडेट करना है, चाहे आपने उसको मॉडिफाई करना है, चाहे आपने उसको चेंज करना है। इवन दैट अगर आपने उसको रेंजिंग में भी चेंज करना है, तो वो प्रोसेस ऐसे ही होता है। अगर हम इंसर्ट देखें, अगर हमने ये करना है कि हमने आइटम्स को इंसर्ट करवाना है, अब इंसर्ट करवाना है ना हमने, वहां पर हमने चेंज कर लिया। इंसर्ट मतलब कि हमने एक और वेरिएबल, सॉरी, वैल्यू जो है, हमने जो आइटम है हमारा, हमने उसको इंसर्ट करना है। उसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको चेंज करना है या रिप्लेस करना है या डिलीट करना है, बट के एग्जिस्टिंग वैल्यूज में आपने उसको इंसर्ट करवाना है। तो इंसर्ट करवाने के लिए जो इंसर्ट का फंक्शन है, जो इंसर्ट का मेथड है, वो कॉल होगा।
लिस्ट के वेरिएबल के साथ लिस्ट को क्रिएट कीजिए। दिस लिस्ट मींस दैट ये जो लिस्ट का वेरिएबल है, डॉट ऑपरेटर दे रहा है आपको रेफरेंस। डॉट ऑपरेटर मींस दैट एक्सेस करेगा इस लिस्ट को किस वे में इंसर्ट करते हुए। इंसर्ट क्या करेगा? टू। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगी यहाँ पे टू क्या है, तो आपको फौरन से पता चल जाएगा यहाँ पे टूज में इंडेक्सेस दी गए। टूज ने इंडेक्स दी है कि कौन से बेस पे जाए, टू इंडेक्स पे जाए, और कौन सा ऐड हो जाए, वाटरमेलन। और हमारे पास जो ऐड होगा वो वाटरमेलन होगा, वो किस बेस पे ऐड होगा? बनाना के बाद। ए पर 0, बनाना 1 एंड 2 इज वाटरमेलन। जब आप इसको प्रिंट करेंगे देन आपके पास जो शो होगा वो वाटरमेलन शो होगा। ये इंसर्ट का मेथड जब इस तरीके से कॉल किया जाता है कि आपने स्पेसिफाइड आइटम को किसी इंडेक्स पे स्टोर करवाना है, तो इस इंडेक्स पे स्टोर करवाने के लिए सबसे पहले इंडेक्स के आपने रेफरेंस देना है, देन आपने जो भी वैल्यूज को लिखना है आपने उसको डबल कोटेशन में राइट डाउन कर देना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बता दूं आपको दोबारा, तो आप ये देखिएगा कि जो लिस्ट आपने बनाई है, आपने जिस लिस्ट में डेटा डालना है, वो डॉट का ऑपरेटर जो है वो उसको एक्सेस कर रहा है। यहाँ पर डॉट की एक पूरी ह्यूज लाइब्रेरी है, मतलब एक इतनी मैसिव बड़ी लाइब्रेरी पड़ी हुई है डॉट की, कि जस्ट आप एक डॉट लगाते हैं, आप मीनिंग है फुल स्टॉप। मैं तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो वो कहती हूँ एक्सेस ऑपरेटर। बट अगर आपकी आसानी के लिए मैं बताऊँ तो ये है आपके लिए सिंपल डॉट है। जैसे कि हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, जस्ट एक सिंपल फुल स्टॉप लगाया और उसने पूरी की पूरी लिस्ट को एक्सेस कर लिया। बट कंप्यूटर लिटरेचर में या हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डॉट को एक्सेस ऑपरेटर कहा जाता है। ये हमारे पास इस लिस्ट को एक्सेस कर रहा है, और किसके लिए कर रहा है? इंसर्ट करने के लिए। किस चीज को? टू इंडेक्स पे। क्या इंडेक्स पे ऐड करना है उसने? वाटरमेलन डेटा को उसने इंसर्ट कर देना है। वो जो हमारा आइटम होगा वो हमारे टू इंडेक्स पे सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर थे आपके लिस्ट के साथ फीचर्स। आपने उसको एक्सेस, चेंज, मॉडिफाई, इंसर्ट, अगर आपने इसको चेक करना है वो आइदर डेटा वैलिड और नॉट वैलिड, तो किस तरीके से आपने करना है, ये सारा प्रोसेस जो था वो आपके लिस्ट का था, जो लास्ट लेक्चर में लिस्ट का पढ़ा था। तो अगर यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूजन होगी तो आपने थोड़े से रिव्यू कर लेना लिस्ट को। एक दफा उस लेक्चर को देखने के बाद आप इसको गौर से देख लीजिएगा, ताकि जो भी आप प्रैक्टिकल करें फिर आप जस्ट आप इनके कमांड्स को लगाते जाए, आप इसको सॉल्व आउट करते जाए। सो ये था आज का आपका लेक्चर। अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी स्लाइड में या किसी उसकी एक्सेसिंग लिस्ट में जो हमने डिटेल डिस्कस किया अबाउट लिस्ट के, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हम ये तो इंशाल्लाह क्लियर है। तो ये लिस्ट जब हम बनाते हैं, कोई भी लिस्ट अगर हम ये बना लेते हैं कोई भी, तो इस लिस्ट को बेसिकली ये तो इसमें बन रही है ना हमारी पाइथन में। जी जी। तो अगर मैं सपोज अपने कोई ऑफिस की या कोई लिस्ट बनाना चाहता हूँ, उसको ये तो इसमें बन गई, उसको कुछ चेक करना चाहता हूँ तो ये सिर्फ पाइथन में चेक होगी या किसी और प्रोग्राम के साथ ये हो सकती है, जैसे एक्सेल है या कोई और प्रोग्राम हो? अच्छा, एक्सेल बेसिकली प्रोग्राम तो नहीं है वो आपके पास। मैं कहती हूँ एक आपके पास ना एक एप्लीकेशन इंटरफेस है जिसमें आप उसको टूल को यूज करते हुए अपने काम को सर अंजाम देते हैं, वो ना प्रोग्रामिंग नहीं है। पाइथन का जो आप जो भी टूल यूज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, वो आपकी प्रोग्रामिंग के लिए। अब आपने अपने ऑफिस के लिए करना है, अगर तो आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप उसको पाइथन में इंसर्ट कर लें, उसको चेक कर लें अगर आपने चेकिंग करनी है। लेकिन अगर आपने उसको एक्सेल शीट पे करना है तो वहां पर जहां तक मैंने काम किया है, फाइंड एंड रिप्लेस पे किया हुआ है कि फाइंड करना है वो डेटा आप फाइंड कर दें। अगर आपने रिप्लेस करना है तो उसी डेटा को फाइंड करने के बाद आप उसकी रिप्लेस लिस्ट लगा दें। वहां पर ये होता है। नोटपैड की कुछ कमांड्स होती हैं, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, पता नहीं है आप कौन से प्लेटफॉर्म पे बैठ के आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं, कैसे आपने उसको फाइंड करना है या उसको चेक करना है, वो उसके परस्पेक्टिव में है। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग में देखा जाए तो मैंने आपको पाइथन की लिस्ट पढ़ाई है, मतलब बताई है। तो आपने पाइथन की लिस्ट में इस तरीके से चेक करना है जैसे यहाँ पे बताया। तो ये जो इफ का स्ट्रक्चर है ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है, ये दूसरी लैंग्वेज में यूज नहीं होता, सॉरी दूसरे इंटरफेसेस में यूज नहीं होता। जैसे कि आपका एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, वो आपके पास एक छोटे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर नहीं एप्लीकेशन टूल्स हैं, जिनको यूज करते हुए अपने डेली बेस के टास्क को कंप्लीट करते हैं। जी, ये इसको अगर मैं इसको यानी कि अपने ऑफिस के लिए एक प्रोग्राम बनाता हूँ छोटा सा, कोई भी, जैसे हमारा स्टोर होता है, स्टोर में काफी सारे आइटम्स होते हैं हमारे, कोई भी मशीन होती है उसके पार्ट्स होते हैं, तो उसका मैंने आगे सब इंडेक्स और इस तरह लिस्टिंग बना दी है। तो अब वो तो इस पाइथन में बनी है, किसी ने भी चेक करनी है वो इसके अकॉर्डिंगली, जैसे मैं तो उसकी कोड दे दूंगा, कमांड दे दूंगा, लेकिन इसको मैं अकॉर्डिंगली जैसे आगे इसको इम्प्लीमेंट कोई भी इसको चेक करना चाहे, तो उसके लिए जब ये प्रोग्रामिंग डायरेक्ट एप्लीकेशन की फेज में जाती है, तो उसमें क्या ये कोई मतलब कि जैसे सर्वर्स और अच्छा, इस तरह की सही सही चीज सही, होती है आप वो वो? टोटली पूछना चाह रहे हैं तो बच्चे उसके लिए या तो आपको एक एप्लीकेशन डिजाइन करनी होगी,
या आपको एक वेबसाइट, या आप अपनी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप उसको डिजाइन करेंगे, जैसे कि आपके पास एक्सेल काम कर रही है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, विदाउट इंटरनेट आप उसको यूज करते हैं, वो ये चीजें हैं। अब इससे बात है, जब आपने अगर उसको अपने प्लेटफॉर्म पे किसी ह्यूज लेवल के लिए यूज करना है, तो आप उसको टोटली अप टू किसी न किसी सर्वर पे यूज करेंगे, किस सर्वर के साथ आप क्लाइंट को लगाएंगे, देन जाके वो काम होगा। वो मतलब कि टोटली क्यूरीज है, वो आपके डेटाबेस पे काम करती है। फिर वो डेटाबेस एसक्यूएल यूज करते हैं, माईएसक्यूएल भी है, पीएचपी सर्वर भी है, वो आपकी मर्जी है। पाइथन के लिए पीएचपी नहीं है, बट पाइथन का जो सर्वर है वो डिफरेंट है, वो दोनों ही डिफरेंट है। एसक्यूएल यूज जरूर होती है, लेकिन उसके लिए ये थर्ड पार्टी नहीं इसको यूज कर सकती, पाइथन में सिर्फ आप कर सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी को चूज करना है, देन यू नीड अ सर्वर, देन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, देन डेटाबेस, और उसके बाद आपके पास एक एप्लीकेशन इंटरफेस। ये चीज है। आपने ओके जो ओके। क्वेश्चन पूछा ये वाकई बड़े लेवल का है, मतलब ना ये जो आपने ये जो आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल ये डेटा उसके साथ बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है, और वहां पर उनके पास भी है, वहां पे जो उनकी यूज हो रही है वो क्लाउड डेटाबेस यूज हो रही है, क्लाउड डेटा ओपनिंग्स हो रही है, क्लाउड अकाउंट ओपनिंग्स हो रही है, मतलब सारा जो काम है वो क्लाउड बेस्ड पे है। सर्वर भी, क्लाइंट्स भी, और उनकी जो एप्लीकेशन इंटरफेस है वो भी क्लाउड बेस्ड है। और अगर मैं आपके साथ थोड़ा सा क्लाउड बेस्ड को डिस्कस करूँ, तो क्लाउड बेस्ड इस तरीके से काम करती है कि आपने भी एचबीएल में अकाउंट खुलवाया, मैंने भी एचबीएल में अकाउंट खुलवाया, आपका भी एटीएम कार्ड है, मेरा भी एटीएम कार्ड है, एक ही टाइम पे आप भी अपने डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, मैं भी मतलब वो ट्रांजेक्शन करवा रही हूँ, मैं उसको भी ड्रॉ करवा रही हूँ और अपडेट उसको कर रही हूँ, आप भी करें, इस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स भी करें। तो उस टाइम जाके जो हमारा वो एचपीएल का अकाउंट है वो किस तरीके से उसको मैनेज करेगा, और क्या हमारा डाटा एक दूसरे के साथ शेयर होगा या नहीं होगा। अगर हमारी मेन ब्रांच हमें एक्सेस करती है हमारे डाटा को, तो क्या ये जो छोटी ब्रांचेज है उन पे क्या असर पड़ेगा। तो ये सारा काम जो क्लाउड पे काम करता है, ये क्लाउड डेटाबेस है, मतलब क्लाउड सर्वर्स भी है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, क्लाउड प्रोग्रामिंग भी है, ये वो चीज है। ओके। टोटली आपको अगर आपने इसको करना है कि आप इसको किसी प्लेटफॉर्म के लिए, तो पाइथन के लिए मैंने अभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं, अभी सिर्फ खुद से मतलब वो सॉरी सर्वर नहीं यूज किया, प्लेटफॉर्म तो मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन सर्वर इसके लिए मैंने अभी खुद नहीं किया, बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्पेस मांगता है, और इतने मेरे लैपटॉप की स्पेस नहीं है कि मैं इसके अपने ऊपर सर्वर को इंस्टॉल कर सकूँ। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में अभी तक पाइथन के सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए या आप उसकी एक्सेस लेने के लिए आपको फ्री नहीं काम दिया गया। अगर मैं आपको थोड़ा सा, चलिए आपकी नॉलेज में इजाफा कर देती हूँ, कि अगर हम मैं वेबसाइट की बात करूँ, तो आपके पास वर्डप्रेस मौजूद है, फ्री है, फ्री डोमेन है, सॉरी डोमेन फ्री नहीं है, आपके पास प्लेटफॉर्म भी फ्री है, आपके पास सर्वर भी फ्री है, बस डोमेन को परचेज करना होता है। इट्स टू बी ओके, आपके पास सर्वर तो फ्री चल रहा है। अगर मैं पीएचपी सर्वर की बात करूँ, वो भी टोटली फ्री है, आप उसको भी जस्ट क्या करते हैं, फ्री इंस्टॉल करते हैं, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है। लेकिन पाइथन के लिए अभी तक ऐसा नहीं हुआ, जस्ट इसकी अभी अपग्रेडेशन और इमेजिनेशन हुई है। लेकिन यूएसए में अगर मैं दूसरी कंट्रीज की बात करूँ, तो वहां पर बहुत कुछ है, क्योंकि वो एडवांस लेवल की कंट्री है, वहां पर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने इसकी एक्सेस लेनी है, तो देन आपको अच्छी खासी अमाउंट पे करनी होती है, देन आपके पास एक हैवी स्ट्रॉन्ग आपका जो प्लेटफॉर्म मीन्स है, जो आपके लैपटॉप है जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट दे रहा हो, देन जाकर आप उस लेवल का काम कर सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस पे तो आम सा बंदा आम से कंप्यूटर पे वेबसाइट बना के अपलोड कर देता है, ये चीज होती है। ये पॉइंट्स हैं मतलब इसके साथ। ओके, थैंक यू। जी वेलकम। और अगर कभी आपको हो कि अगर आपने करना है इस सर्वर पे, तो मैं आपको डिजेंगो का जरूर बताऊंगी। डिजेंगो पे वेबसाइट्स बनती हैं, मैंने यूज नहीं किया, बट मैंने जस्ट उसको मैंने सर्च बार में देखा है अभी। सर्च बार में इसलिए देखे क्योंकि टाइम भी नहीं था, सो मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था वेबसाइट्स में। तो जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन है उसके लिए पाइथन ने अभी तक कोई लॉन्चिंग नहीं दी। तो डिजेंगो जो है वो काफी टॉप लेवल पे वेबसाइट्स के लिए, जैसे आप चाहते हैं प्रिडिक्शंस पे, और वैसे भी पाइथन जो काम करती है वो प्रिडिक्शन लेवल पे करती है। तो प्रिडिक्ट करना चीजों को वो नेक्स्ट में कैसे करती है, आपके जो वेदर क्लाइमेशन है वो सारी पाइथन पे वर्क कर रही होती है, मतलब एल्गोरिथम्स पे वर्क करती है। पाइथन की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जस्ट एक तो एल्गोरिथम्स राइट होते हैं। तो वो ये चीज है, अगर आपका मतलब हो इसके साथ, तो आप डिजाइनर के साथ कर लीजिएगा। बट आपका फिर जो आपका प्लेटफॉर्म है, मीन्स दैट योर आप जिस फिजिकल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, लाइक लैपटॉप या कंप्यूटर, जब वो आपका स्ट्रांग हो, देन ही वो इंस्टॉल होगा। एंड होप सो फुली कि उसकी कोई ना कोई आईडी की भी होगी जो हमें परचेज करनी होगी, अगर हमने प्रॉपरली वर्क करना है तो।
बाकी नेक्स्ट अभी कुछ नहीं आया क्या?